मैसेज क्या है बोला गुड मॉर्निंग अनिल। Very good morning to all of you. In the previous lecture बेटा अपन ने ऐसा पढ़ा था, दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती है. One, these are called the derived physical quantities, and other, those are known as the fundamental physical quantities. मूलभूत भौतिक राशियां और तुम्हारा व्युत्पन्न भौतिक राशियां, ओके ना. और इनमें जो रिलेशन होता है, पावर रिलेशन, उसको अपन बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला या वेमीय सूत्र. एक बार रिवाइज करा देता हूं मैं. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज जिन्हें अपन बोलते हैं, वे होती है बेटा सबसे पहले मास. हिंदी में अपन इसे बोलते हैं द्रव्यमान. डिनोट इसे अपन करते हैं एम से. यूनिट इसका होता है एसआई सिस्टम में केजी. मैं एक बार कल का 2 मिनट में रिवाइज करवा देता हूँ, सो दैट अगर कोई नया है तो उसको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो. दूसरी होती है लेंथ, जिसे अपन बोलते हैं लंबाई. डिनोट करते हैं एल से. यूनिट होता है मीटर. तीसरा होता है टाइम, समय. डिनोट अपन करते हैं टी से. यूनिट उसका होता है सेकंड. चौथा होता है बेटा टेम्परेचर. हिंदी में बोलते हैं ताप. डिनोट अपन उसको करेंगे के से. यूनिट उसका होएगा केल्विन. पांचवा होता है बेटा आपका धारा या करंट, विद्युत धारा. डिनोट अपन करेंगे ए से. यूनिट उसका होएगा एम्पियर. छठवा होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट. हिंदी में बोलेंगे उसे प्रतीपन तीव्रता, है ना. यूनिट उसका होता है कैंडेला और डिनोट भी अपन उसको करेंगे सीडी से. एंड द लास्ट वन इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा. डिनोट अपन इसे करेंगे मोल से. ओके. यूनिट भी इसका मतलब डिनोट भी मोल से करेंगे और यूनिट भी इसका होएगा मोल. ओके. ये 7, these 7 आर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, मूल भौतिक राशियां हैं. इनके अलावा जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है, लाइक वेलोसिटी हुआ, एक्सीलरेशन हुआ, फोर्स हुआ, कोई भी और, उनको अपन इनके एक प्रॉपर पावर में शो कर सकते हैं. और वो जो पावर रिप्रेजेंटेशन है ना, दैट इज नॉन एज द डायमेंशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी. इतना काम अपन ने कल की क्लास में कर लिया था. आज अपन ये सीखेंगे बेटा कि हाउ टू राइट द एग्जैक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला. ओके, स्टार्ट करते हैं.
हाउ टू राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला मीन्स विमीय सूत्र कैसे लिखें। ओके डायमेंशन को अपन हिंदी में विमा बोलते हैं और डायमेंशनल फॉर्मूला को विमीय सूत्र, दोनों मीडियम है तो दैट्स व्हाई मैं दोनों उस पे जा रहा हूं। लुक बेटा, एक छोटा एग्जांपल देखो और उसके बाद में स्टेप बना लो कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो कैसे लिखें। ओके सपोज करो कि मुझे वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। We have to write the dimensional formula of velocity. ओके ना, कैसे लिखेंगे? सबसे पहले क्या करो, जो भी आपका फिजिकल क्वांटिटी है उसको चेक करो वेदर इट इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और इट इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब यहाँ पे देखो वेलोसिटी है तो वेलोसिटी उन साथ में नहीं आ रही है, दैट मीन्स ये क्या ना, ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। ओके अब चेक कर लिया, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी आ गई। अब क्या करो, अगर ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है तो इसको कन्वर्ट करो इनटू द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। जो 7 फंडामेंटल है ना उनमें कन्वर्ट कर लो। अब देखो वेलोसिटी है, यू नो वेरी वेल दैट वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, तो लेंथ अपॉन टाइम हो गया। लेंथ भी फंडामेंटल है, टाइम भी फंडामेंटल है। अब क्या करो बेटा, इनके नोटेशन यूज करो। लेंथ को अपन डिनोट करेंगे एल से, टाइम को अपन डिनोट करेंगे कैपिटल टी से। लेंथ इज डिनोटेड बाय एल एंड टाइम इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। इसके बाद का काम तो सीधा है, इसके बाद का काम क्या है, ऊपर ले जाओ, नीचे कुछ मत रखो, सारों को ऊपर शिफ्ट कर दो। यू हैव L1 T-1। ओके ना, अब हो गया आपका काम। ध्यान रखो डायमेंशन ऑफ V इक्वल्स टू L1 T-1। अब ये डायमेंशन है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ऑलवेज इसको अपन कैपिटल ब्रैकेट में लिखते हैं। हमेशा याद रखो L1 T-1 may not be a dimension, बट जब आपने ब्रैकेट में लिख दिया ना L1 T-1, then it will confirmly definitely it will be a dimension। बोलो बेटा समझ में आ गया? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिखने का मेथड क्या है, पहले चेक करो फंडामेंटल है, फंडामेंटल है तो सीधा, जैसे मान लो मास होता तो m1 हो जाता। ओके अगर ये डेराइव्ड है देन क्या करो, फंडामेंटल में चेंज करो, उसके बाद में पावर फॉर्मेट में लाओ और ब्रैकेट में लिखते ही इट विल कन्वर्ट इनटू द डायमेंशन। इज इट क्लियर? एक बार दोबारा समझाएं, लेट हो गया। ओके देख बेटा, आपको वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। ओके ना, चेक करो वेलोसिटी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, उन 7 में नहीं आ रही है, तो दूसरे स्टेप में क्या करो, उसको कन्वर्ट कर लो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में। अब वेलोसिटी का रिलेशन होता है लेंथ और टाइम से, यू नो वेलोसिटी इक्वल टू लेंथ अपॉन टाइम। नेक्स्ट स्टेप में इसको इसके स्टैंडर्ड नोटेशन में ले आओ। लेंथ का स्टैंडर्ड कैपिटल एल होता है, टाइम का स्टैंडर्ड कैपिटल टी होता है। उसके बाद में पावर फॉर्मेट में लिख दो। ओके ना, पावर फॉर्मेट के बाद में जैसे ही आप इसको ब्रैकेट के अंदर लेके आओगे ना, इट विल द डायमेंशन ऑफ द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? आई एम इन फ्रंट ऑफ योर डाउट बॉक्स, फटाफट बताइए। नो नो नो, यही यही सेम अभी शुरू किया ना। अब
इस फॉर्मेट को माइंड में रखते हुए अपन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिख सकते हैं। आज के लेक्चर में खाली अपना काम डायमेंशन लिखना होगा, कैसे अपन डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टेप्स माइंड में रखिए, चेंज करते जाइए और चेंज करते जाने के बाद में बस एमएलटी में लिखते जाइए। तो कॉन्सेप्ट ऑफ राइटिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला इज व्हाट? जस्ट अ मिनट। Convert the derived into fundamental, then take power format and then big bracket, and you will have the dimensional formula. This is the basic thing. Okay, start करते हैं बेटा। ध्यान से देखते जाना, साथ साथ नोट भी करते जाना। बोर्ड का बहुत ज्यादा यूज करूंगा मैं आज। फर्स्ट वेलोसिटी, you know, v equals to L by T. So simply dimension of velocity will equal to L1 T minus 1 as I explained before. एक तरीका और होता है लिखना, वो जरूरी नहीं है, बट एक पुराना मेथड ये होता है कि m वहां पे मस्ट होता है लिखना। सो इट विल m नॉट L1 T minus 1। अभी अभी अपन ने सॉल्व किया था। सेकंड देखिए बेटा, अगर मुझे एक्सीलरेशन का, ये वेग का हुआ, अब मुझे त्वरण का निकालना है, एक्सीलरेशन का। यू नो एक्सीलरेशन क्या होता है? इट इज टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर v बाई टी, है ना। अब ध्यान से देखना, मैं ऐसा बोल सकता हूं ना कि डायमेंशन ऑफ ए, एक्सीलरेशन का डायमेंशन ऑफ v अपॉन डायमेंशन ऑफ टी बोल सकता हूं ना, हाँ ना। अब डायमेंशन ऑफ v अपन कैलकुलेट कर चुके हैं, तो सीधा रख दीजिए m नॉट L1 T माइनस 1 टाइम का T1, सो इट विल m नॉट L1 T माइनस 2। ये आ गया आपका डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन, त्वरण का। इज इट क्लियर? देखते जाना, कहीं पे कोई कंफ्यूज है नहीं, बिकॉज सीरियली चलते चलेंगे अपन। देन नेक्स्ट बेटा, थर्ड फिजिकल क्वांटिटी फोर्स, हिंदी में अपन बोलते हैं बल। एंड यू नो वेरी वेल, छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हो, F इक्वल टू ma, मास इंटू एक्सीलरेशन, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो क्या बोलोगे? डायमेंशन ऑफ फोर्स अगर निकालना है तो इट विल डायमेंशन ऑफ मास इंटू डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन, द्रव्यमान का इंटू त्वरण का। डाउट है क्या? वेट, पुराना सिस्टम में m राइट करना जरूरी है ना। न्यू बुक्स में तो खाली m नहीं हो तो नहीं है, बट पुरानी बुक्स में ना m पावर अगर नहीं है तो नॉट लगा दीजिए। ओके विराट, क्लियर? क्लियर? नहीं लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ओल्ड बुक्स में है, या आप कंफर्म नहीं हो जाओ, वहां पे कंफ्यूज नहीं हो जाओ, दैट्स व्हाई। हाँ जी, फोर्स के लिए अपन बात कर रहे थे। मास का डायमेंशन, यू नो, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, सो इट इज m1 L नॉट T नॉट। वही पुराना ले रहा हूं मैं मेथड लिखने का। एक्सीलरेशन का डायमेंशन अपन ने निकाल लिया, m नॉट L1 T माइनस 2। ओके, अब याद रखिए बेटा, जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड होता है, मल्टीप्लाई नहीं होता। तो इट विल सिंपली m का पावर हो जाएगा 1 प्लस 0, L का पावर हो जाएगा 0 प्लस 1, एंड T का पावर हो जाएगा 0 माइनस 2, एंड इट विल कन्वर्ट इनटू m1 L1 T माइनस 2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स, है ना। यहाँ पे गड़बड़ होता है, जब आप 10th से 11th में आते हो ना, तो पावर को आप ऐसा करते हो तो 1 इंटू 0 ना, पावर ऑलवेज ऐड होएगा जब मल्टीप्लाई करोगे। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। बोलो यहाँ तक कोई इफ एंड बट, कि बढ़े आगे? आप ना नोट करते जाइए साथ साथ। वैसे मैंने ई बुक पब्लिश कर दिया है, उस ई बुक में ये पूरा थ्योरी है,
बट एक बार आप अपने हाथ से कर लोगे ना, देन उसके बाद में फटाफट से कोई भी डायमेंशन यू कैन राइट। ओके, चलें आगे। फिर देखिए, after calculating the dimension of force, I can calculate too many another dimensions. Say नंबर 5th मैं ले रहा हूं वर्क, कार्य, एंड यू नो वर्क इक्वल टू F इंटू एस, बल गुणा विस्थापन, ऐसा बोलते हैं अपन। तो फोर्स का निकाला अपन ने, डायमेंशन ऑफ W हो जाएगा डायमेंशन ऑफ फोर्स इनटू डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का था m1 L1 T-2, अभी निकाला। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, डिस्टेंस होता है तो डिस्टेंस का L1, तो वर्क का डायमेंशन आ जाएगा बेटा डायमेंशन ऑफ W इक्वल टू m1 L2 T-2। ओके, ओके और नॉट, मैसेज करते जाइए साथ साथ, कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो। बस ये आया डायमेंशन वर्क का। अब छठवा देखिए, एनर्जी की बात करें अपन, 2-3 टाइप की एनर्जी होती है, उन दोनों का अपन निकाल लेते हैं। पहला हिंदी में जिसे अपन बोलते हैं गतिज ऊर्जा, इंग्लिश में वो बोला जाता है काइनेटिक एनर्जी। यू नो वेरी वेल कि काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू होता है हाफ mv², हाफ mv², और इस फॉर्मूले से मुझे काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन फाइंड करना है ना। देखो ध्यान से, डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा का विमीय सूत्र, हाफ कांस्टेंट टर्म है, इसका कोई भी मान नहीं होता, ये हमेशा डायमेंशन लेस होता है। कांस्टेंट जितने भी होते हैं ना, हाफ, पाई, ऐसे वैसे, ई, these all are always dimensionless। तो अब मैं इसको क्या लिखूंगा, मास, पूरा कर देता हूं, डायमेंशन ऑफ मास इनटू डायमेंशन ऑफ v, और इस पूरे का स्क्वायर, v² है ना, तो डायमेंशन ऑफ v का स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दीजिए। मास का डायमेंशन होता है बेटा m1, वेलोसिटी का डायमेंशन होता है m0 L1 T-1 का स्क्वायर, ऐड करोगे m1 L2 T-2, ये आएगा डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ऐसे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन, खाली रिलेशन बनाइए, रिलेशन में डायमेंशन पुट कीजिए एंड यू विल गेट, स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए, अंडर रूट है तो अंडर रूट कीजिए, एक्सेट्रा। अगला देखिए, पहला हो गया। दूसरा एनर्जी होता है पोटेंशियल एनर्जी, जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं बेटा स्थितिज ऊर्जा। क्लास 9th में आपने ऐसा पढ़ा होगा कि पोटेंशियल एनर्जी PE इक्वल टू होता है mgh के, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ मास, डायमेंशन ऑफ g, डायमेंशन ऑफ h। नाउ यहाँ पे g क्या है बेटा, g याद है, g क्या है, इट इज ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो ये एक टाइप का क्या हो गया, इट इज एक्सीलरेशन। तो इसके डायमेंशन में अपन क्या रखेंगे, द डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन, पुट कर दीजिए। मास का डायमेंशन अभी पता है m1, एक्सीलरेशन का निकाल चुके हैं अपन m0 L1 T-2। हाइट मतलब लेंथ का हो जाएगा L1, इट विल कन्वर्ट इनटू m1 L2 T-2, L2 112 T-2। ओके, लुक एट इंटरेस्टिंग थिंग, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन भी वही आया, पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन भी वही आया, और वर्क का डायमेंशन भी वही आया। इसका मीन्स क्या हुआ, इसका मीन्स सिंपली ये हुआ कि इन तीनों का यूनिट भी सेम है, इन तीनों का डायमेंशन भी सेम है,
बट ये तीनों फिजिकल क्वांटिटीज अलग अलग है। ऐसा क्यों होता है? थोड़ा सा मैं फिजिक्स को साथ साथ लेके चलता चलूं। आई थिंक यू हैव नोटेड इट। ओके, ऐसा क्यों हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और वर्क तीनों का डायमेंशन सेम आया? देखो, सपोज करो बेटा ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर एक फोर्स लग रहा है F, और ये ब्लॉक मूव हुआ F डिस्टेंस से, तो वर्क हुआ Fs। ओके, हाँ जी, हैविंग एनी डाउट? कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता। हाँ, कांस्टेंट नंबर्स का कोई डायमेंशन नहीं होता। फिजिकल कांस्टेंट का डायमेंशन होता है, बट जैसे 2, 4, पाई, है ना, ई, ऐसा कुछ हुआ 1/पाई, तो इनका कोई डायमेंशन नहीं होता। मतलब सिंपल समझो, जिनका कोई यूनिट नहीं उनका कोई डायमेंशन नहीं। इसमें खाली जिनका कोई यूनिट नहीं उनका कोई डायमेंशन नहीं। ओके, अब सपोज करो ये फोर्स, और ये अपने एक्सपीरियंस की बात है कि यहाँ इसका वेलोसिटी 0 था, बट आप इसको खींच रहे हैं तो यहाँ पे इसका कुछ वेलोसिटी हो जाएगा। वेलोसिटी हो जाएगा मतलब काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। ओके ना? अब आपने पढ़ा है छोटी क्लास में कि एनर्जी को आप प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते, एनर्जी को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। इसका मीन्स क्या हुआ? ये एनर्जी कहाँ से होता है? mgh। in that case this work F into H will convert into potential energy। तो that's why है क्या, वर्क ही किसी ना किसी टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट होता है। That's why वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी, ये सारे का डायमेंशन इस रीजन से सेम होता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? कुछ एक फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन सेम आता है, वहां पे आपके डाउट हो जाता है कि जी ऐसा कैसे हुआ। तो इसका रीजन ये है कि वे इंटरकनेक्टेड होती है। किसी एक टाइम पर तो वो फिजिकल क्वांटिटी आपको वर्क के तौर पे दिखेगी, किसी दूसरे टाइम पे वही आपको काइनेटिक एनर्जी के तौर पे दिखेगी, और ऊपर उठा रहे हो तो वही फिजिकल क्वांटिटी कन्वर्ट हो गया किसमें? पोटेंशियल एनर्जी में। दैट्स व्हाई दीज ऑल। ओके बेटा, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट और कुछ बात करते हैं। मोमेंटम, हिंदी में बोलते हैं संवेग। यू नो, P इक्वल टू mv, है ना? तो डायमेंशन ऑफ P इक्वल टू डायमेंशन ऑफ m इंटू डायमेंशन ऑफ v। m1 m naught L1 t minus 1, so it will m1 L1 t minus 1. This is the dimension of momentum. Yes, E इक्वल टू mc², ये कौन सी एनर्जी है? ठीक है सर, इफ वी लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट देन नो वर्क इज डन ऑन द ऑब्जेक्ट। व्हाई? ये किसने कह दिया कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करते हो तो उस पर कोई काम नहीं होता है? सचिन जी, मैं दोनों बातें ले लेता हूँ, जहांगीर वाला भी ले लेता हूँ और सचिन वाला भी ले लेता हूँ। एक बार ये टॉपिक को मैं यहाँ रोक रहा हूँ। देखो, मोमेंटम का आप नोट करिए। मेरे पास 2 डाउट आए हैं, उन दोनों डाउट का सॉल्यूशन कर लेता हूं मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या आपके पास एक लकड़ी है, सपोज करो लकड़ी का मास है m। ओके, दिस इज अ वुड पीस। आपने इसको फायर किया, जला दिया।
जलाने के बाद में क्या होएगा, दो चीजें आपके पास, एक आपके पास बनेगा कोयला, और जलाने से दूसरी आपके पास बन गई एनर्जी, दैट इज हीट। ओके, अब इस कोल का मास बेटा m डैश होएगा, और ये बिल्कुल एक्सपीरियंस थिंग है कि m डैश ना लेस देन m होएगा। लकड़ी का मास ज्यादा होएगा, लकड़ी जलने के बाद जो कोयला और s बचेगा, राख बचेगी ना, उसका मास कम होएगा। तो अब ये मास कहाँ गया, दिस m माइनस m डैश मास, डेल्टा m मास, इट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ये जो एनर्जी आई ना, इट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। और कितनी एनर्जी बनी, दैट इज गिवन बाय द आइंस्टाइन, दैट E इक्वल्स टू डेल्टा m इनटू c स्क्वायर। जितना मास लॉस हुआ उसको c स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना टाइम एनर्जी बना। दैट वाज द डाउट ऑफ जहांगीर, that what type of energy E equals to mc square. So it is known as the mass equivalent energy, द्रव्यमान तुल्य ऊर्जा। जहांगीर तेरा क्लियर? विराट, आपका डाउट हो गया बेटा E इक्वल्स टू mc स्क्वायर से रिलेटेड? इसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे, इसका डायमेंशन भी यू कैन कैलकुलेट। देखो, what c here, what is c here? c is the velocity of light, so it is nothing but it is itself a velocity. Now E equals to mc square, dimension of E will equals to m1 velocity L1 t minus 1 square, it will again come into m1 L2 t minus 2. Is it clear? वही आ गया ना, सेम जो पहले आया था। आई थिंक आप क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सचिन का डाउट ये है कि आप किसी चीज को उठाते हो तो कोई काम नहीं करना पड़ता। ये डाउट गलत है, मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर देता हूं। सपोज बेटा यू आर ए मैन, you have lifted a mass on your head and you are moving in this direction. Okay, this is your direction of displacement. This is the gravitational force Sg. Angle between these two is 90. So अगर आप किसी चीज को उठा के चलते हो ना, तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, जिसने पहले से मेरे से वेक्टर पढ़ा, वहां पे ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, इट इज F S cos 90, hence it is 0. सिर पे रखी हुई चीज को आप लेके चल रहे हो ना, you are not doing any work against the gravity. फिर बोलोगे सर थक क्यों जाते हैं, वर्क कहाँ करना पड़ता है? You have to work against the friction, because ये फ्रिक्शन के ऑपोजिट में जा रहे हो। ओके ना, तो दिस इज द फैक्ट। इज इट क्लियर सचिन? सचिन क्लियर और नॉट? रिप्लाई करो, मैं तब तक इंक फिल कर लेता हूं। ओके, फिर बढ़ते हैं बेटा आगे, वही अपना डायमेंशन की बात को बढ़ाते हैं। तो अपन ने यहां तक निकाल लिया था कि मोमेंटम का डायमेंशन आया m1 L1 t minus 1. ओके, ऐसे ही बहुत सारे वी कैन कैलकुलेट। से प्रेशर का डायमेंशन निकालिए, यू नो प्रेशर P इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया।
तो फोर्स अपॉन एरिया बोला तो m1 L1 T-2 and area length into length, that is L2. So it will convert into m1 L-1 T-2. This is the dimension of pressure. Is it clear? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूजिंग द फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट. ओके, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. डायमेंशन ऑफ चार्ज बताइए. तो चार्ज यू नो I equals to Q by T, rate of flow of charge is current, so Q will equals to IT. Okay, dimension of Q will equals to dimension of I into dimension of T. Okay, अभी देखो Q का डायमेंशन क्या बनेगा, A1 T1. This is the dimension of charge. Is it clear बेटा? यहां तक की कहानी क्लियर हो गई क्या? ओके. अब बेटा बाकी के जो यूनिट्स हैं, बाकी के जो डायमेंशंस हैं, वो मैंने ई बुक में पब्लिश कर रखे हैं. आपको ये एक चीज MTR करनी होगी, जितना डायमेंशन और जितना यूनिट आपको दिमाग में रहेगा ना, उतना ये मतलब क्वेश्चन बनाना इजी रहेगा. तो आप उसको जैसे एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ेंगे ना, तो सारे डायमेंशन हो जाएंगे. अब मैं आता हूँ बेटा इसके न्यूमेरिकल पार्ट पे. ओके, कैसे न्यूमेरिकल बनते हैं और कैसे अपने को उनको सॉल्व करना होता है. देखो बेटा, दो तीन बातें. पहली बात, बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूं मैं, आप किलोग्राम में किलोग्राम ही जोड़ सकते हैं और किलोग्राम में से किलोग्राम ही लेस कर सकते हैं. आप ऐसा कभी नहीं कर सकते कि 10 किलो गेहूं में से 4 मीटर की दूरी डिस्टेंस गायब कर दिया तो पीछे कितना बचा. ये मीनिंगलेस है. इज इट क्लियर? आप लेंथ में लेंथ ही जोड़ सकते हैं, लेंथ ही उसमें से लेस कर सकते हैं. आप लेंथ में से टाइम को कभी मतलब लेस नहीं कर सकते और लेंथ में टाइम को कभी ऐड भी नहीं कर सकते. इज इट क्लियर? ओके ना. तो मैं क्या बोल रहा हूं, if C equals to A plus B or A minus B, then it is only possible when unit of A, B and C are same. और यूनिट्स ऑफ ए, बी एंड सी आर सेम का मीन्स क्या हुआ? इसका मीन्स हुआ बेटा डायमेंशन ऑफ सी शुड इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए शुड इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी. तभी ये चीज पॉसिबल होएगा, अदरवाइज ये मीनिंगलेस होएगा. इट विल नॉट हैव एनी मीनिंग. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? एडिशन और सब्ट्रैक्शन खाली तभी होगा जब तीनों टर्म का, चारों टर्म का, पांचों टर्म का, जिसको आप ऐड कर रहे हो सबका डायमेंशन सेम रहे. इज इट क्लियर? फटाफट से बोल दीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं. वर्षा, सचिन, विराट, जितने भी हैं, क्लियर? ओके, पहली चीज ये ध्यान रखिए. दूसरी चीज, इफ C इक्वल टू A बाई B, तो अभी अभी आपने देखा, अपन ने बहुत सारे ऐसे किए थे. V इक्वल टू L बाई T आया था, तो अपना मेथड क्या था? उस कंडीशन में डायमेंशन ऑफ C शुड इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A अपॉन डायमेंशन ऑफ B, है ना. और ऐसा हो कि C इक्वल टू A इंटू B, जैसे अपन ने किया था S इक्वल टू M A, देन उस कंडीशन में क्या होएगा? डायमेंशन ऑफ C इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A इंटू डायमेंशन ऑफ B. इज इट क्लियर? प्लस माइनस के लिए ये, डिवीजन के लिए ये, इंटू के लिए ये.
समझ गए? आई थिंक इट इज वेरी क्लियर। यूज अपन पहले ही कर चुके हैं। हाँ जी, सेम होना चाहिए यूनिट। हाँ जी, यूनिट सेम होना चाहिए, दैट्स वाई डायमेंशन भी सेम होना चाहिए। ओके ना? तो प्लस और माइनस में ये चीज हर का अलग अलग निकाल के इक्वल आएगा, जबकि मल्टीप्लाई और डिवीजन में सबका मल्टीप्लिकेशन और सबका डिवीजन का रिजल्ट सेम आना चाहिए। ओके ना? नोट करते जाइए बेटा, न्यूमेरिकलों में बहुत काम की बात है ये, जो मैं अभी समझा रहा हूँ आपको। ऐसा ही मान लो, ऐसा हुआ कि इफ c इक्वल्स टू a पावर n इंटू b पावर m, देन क्या होना चाहिए? देन डायमेंशन ऑफ c शुड इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ a का पावर n into dimension of b का पावर m. These are the key facts when we are solving the numericals of dimension and units. Start करें न्यूमेरिकल करना। पहला न्यूमेरिकल देखो, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है। The Newton's gravitational formula is given by Fg Gm1 m2 by r square, where G is the universal gravitational constant, m1 and m2 are the masses, Fg is the force of gravitation, and r is the distance. R is the distance. This is the question. Okay. Now question is asking you, what will be the units and dimension of G? What will be the units and dimension of G? Okay बेटा, start करें। देखो, I can write it F equals to G m1 m2 by r square। अगला आपसे G का पूछ रहा है, तो आप इस फॉर्मूले को G के टर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। You will have G equals to f r square by m1 m2। क्लियर? G के टर्म में कन्वर्ट कर दिया। नाउ व्हाट विल हैपन? आपको दो बातें पूछी है, पहला पूछा है यूनिट और दूसरा पूछा है डायमेंशन। तो यहाँ से यूनिट सीधा निकाल लीजिए। यू नो, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर, नीचे दो जगह मास है, इनटू में है, केजी इंटू केजी। यू विल हैव न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर विल इट्स यूनिट। ओके बेटा, अब सिंस इट हैज यूनिट, तो ये यूनिट रखता है, दैट मींस इट विल आल्सो हैव द डायमेंशन। अब डायमेंशन यहाँ से निकाल लीजिए। यू नो, फोर्स का डायमेंशन कितना होएगा? m1 l1 t-2, डिस्टेंस l स्क्वायर, m1 m2 दो मास, m पावर 1 और इसका भी m पावर 1, मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई। टोटल आप सॉल्व करोगे, यू विल गेट द डायमेंशन m1 l3 t-2 will the dimension of G. Is it clear? Is it clear? किसी भी स्टेप में कोई इफ एंड बट हो बोल दो। आई डोंट थिंक कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम है। ओके, वन मोर क्वेश्चन लाइक दिस।
the coulombs force is given by F equals to K Q1 Q2 by R square, where K is Coulomb's constant, Q1 and Q2 are the charges, F is force, electrostatic force, R is distance. What will be the unit and dimension of K? Okay, same concept, same thing. अब K का बोला है तो मैं K को चेंज ऐसे करूंगा बेटा, F equals to K Q1 Q2 by R square. So K will equals to F into R square by Q1 Q2. Okay, now look, Newton meter square, the unit of charge mentioned in the e-book, coulomb. So coulomb into coulomb, and it will converted into coulomb square, Newton meter square per coulomb square. This will the unit. डायमेंशन निकालें तो डायमेंशन ऑफ K हो जाएगा यहाँ पे कितना, M1 L1 T-2 L2, ये ऐसा का ऐसा, बट अब चार्ज आ गया ना तो चार्ज का डायमेंशन बढ़ा अभी अपन ने A1 T1 और A1 T1, दो चार्ज दोनों का आ गया। अब सॉल्व करते हैं इसको, यू विल हैव, ऊपर तो क्या आएगा, M1 L3 T minus M1 L3 T-2, and in the downside I have A2 T2. So total मिला के क्या हो जाएगा, M1 L3 T-4 A-2 will the dimensional formula of K. Is it clear? देखो अभी तक अपने पास 3 वेरिएंट थे, अब अपने पास वेरिएंट का नंबर बढ़ के कितना हो गया, 4 हो गया। इज इट क्लियर? आई थिंक सारा मामला क्लियर है, कोई डाउट नहीं है कहीं पर भी। नोट आप करते जाइए, उसको मैं बार बार रिकमेंड करूंगा। लाइव क्लास का आनंद तभी आएगा आपके पास जब आपके नोट साथ साथ प्रिपेयर होते जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। The potential of a point is given by the work done per unit charge. What will be the dimension of potential? ओके बेटा, अब ये लैंग्वेज समझिए। पोटेंशियल इज गिवन बाय वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ओके, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इमेजिनेशन से स्टार्ट करिए। लेट द वर्क डन फॉर अ चार्ज Q इज W। सपोज कर लो कि Q चार्ज के लिए वर्क डन करना पड़ा, दैट इज W। So the work done for unit charge, it will simply convert into W by Q। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, यही चीज ना पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल को अपन V से डिनोट करते हैं, कैपिटल V इक्वल्स टू W बाय Q। अब मुझे V का डायमेंशन फाइंड करना है, तो सिंपली डायमेंशन V will equals to dimension of W by dimension of Q। You will have dimension of W, वर्क का डायमेंशन M1 L2 T-2, चार्ज का डायमेंशन
A1 T1, you will have your answer M1 L2 T minus 3 A minus 1. This will the dimension of potential. Is it clear? ओके सो अब आपका एक काम है, वो आपको करना है कल की क्लास में आने से पहले पहले। दो काम है। पहला काम तो ये कि वो ई बुक जो मैंने दिया है उस ई बुक को थोड़ा आपको रीड करना है, समझ गए? ई बुक को रीड करोगे तो आपके लेसन डायमेंशन बढ़ जाएगा। दूसरी बात है, एक मॉक टेस्ट आज आपको देना है एरर का। इट विल कंटेन 12 और 36 क्वेश्चंस, ओके, 1 आवर का टाइम आप सजेस्ट करें उसके लिए। कितने बजे का टाइम पे आपको मॉक टेस्ट देना चाहोगे? खाली एरर का है 12 क्वेश्चंस। टाइम बता दीजिए, मैं उसी टाइम पे आपके लिए वो अपलोड कर देता हूँ। फिजिक्स का पहला मॉक टेस्ट। बताओ रे। सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे सबके लिए इजी होगा क्या वो? Let me decide. The test will be uploaded at 7 p.m. Is it okay? Seven p.m. evening. After your all classes, you will have a mock test of errors at 7 p.m. and it is of 1 hour. क्या हो गया? 7 p.m. evening. 7 p.m. evening. कंफर्म? आज शाम को 7 बजे। हाँ, आज शाम को 7 बजे फाइनल टेस्ट ऑफ फिजिक्स। और सेशन में बोल रहा हूँ आपसे, ई बुक को आप थोड़ी लर्न कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर टुडे।